Hello friends, welcome back to my channel. This is the third video of levy of and exemptions from customs duty. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। एंड अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिकली डील करना है रेमिशन अबेटमेंट एंड एग्जाम्पशंस पोर्शन के अंदर, सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। सो जब हम पढ़ते हैं अबाउट रेमिशन अबेटमेंट और एग्जाम्पशंस तो हमें एक सिंपल सी बात ध्यान में आती है कि यहाँ क्या हो रहा होगा। तो हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पशंस के बारे में, कोई चीज़ किस तरह से रेमिट होती है या किस तरह से अबेट होती है इसके बारे में। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे सेक्शन 13 के साथ, जो बात करता है कि पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती। एक सवाल हमारे मन में यह आता है कि पिल्फर्ड गुड्स यानी क्या। पिल्फरेज का मतलब होता है छोटी छोटी क्वांटिटी में चोरी करना। तो हमारे जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके अंदर से अगर कुछ गुड्स छोटी छोटी क्वांटिटी में चोरी हो चुके हैं तो वो हमारे पिल्फर्ड गुड्स कहलाएंगे। और ऐसे गुड्स पर जिन गुड्स पर हमारे इम्पोर्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता तो वो भला उसके ऊपर ड्यूटी क्यों पे करे। इसी लॉजिक के बेस पर ये सेक्शन बना और ये सेक्शन हमें बोलता है कि अगर इम्पोर्टेड गुड्स पिल्फर हो जाते हैं अनलोडिंग के बाद, लेकिन अभी तक जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने होम कंजम्पशन या वेयरहाउस में डिपॉजिट करने के लिए क्लियरेंस ऑर्डर नहीं बनाया है, तो इन दैट केस हमारे इम्पोर्टर को ड्यूटी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस के अंदर ये चीज़ का भी ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि हम ये समझ पाए कि जो हमारे गुड्स चोरी हो चुके हैं ना, वो इम्पोर्टर को फिर से नहीं मिलने चाहिए। अगर वो इम्पोर्टर को गुड्स फिर से मिल जाते हैं तो इन दैट केस इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने जो ऑलरेडी उसके ऊपर ड्यूटी नहीं पे की थी अब उसे पे करनी है। ओके, यहाँ पर जब हम एनालिसिस पोर्शन में आते हैं तो हमारे ध्यान में आएगा कि कुछ कंडीशंस हमको सेटिस्फाई करनी होती है सो दैट हम ये एग्जाम्पशन अवेल कर सके। एग्जाम्पशन कब अवेल कर सकेंगे, तो हमारे इम्पोर्टेड गुड्स चोरी हो जाने चाहिए, दैट इज़ पिल्फर हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो ऑर्डर है वो नहीं बना होना चाहिए और हमारे गुड्स अनलोड हो जानी चाहिए। मतलब अनलोडिंग के बाद बट क्लियरेंस के पहले ये घटना अगर घटती है तो हम एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अभी और एक बात हमें क्या बोलते हैं कि हमारे पिल्फर्ड गुड्स जो है वो इम्पोर्टर के पास फिर से नहीं आने चाहिए। अगर वो इम्पोर्टर के पास फिर से आ गए तो वो चोरी हुए ही कहाँ है, एग्जैक्टली ना। तो अगर वो चोरी हुई ही नहीं है तो हम उसके ऊपर एग्जाम्पशन किस बात का क्लेम कर रहे हैं। द पिल्फर्ड गुड्स शुड नॉट हैव बीन रिस्टोर्ड बैक टू द इम्पोर्टर। यहाँ पे इन्होंने पिल्फर का मतलब बताया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे कंडीशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके अंदर हम पिल्फरेज क्लेम कर सकते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जब ये सारी कंडीशंस एग्जिस्ट होंगी तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि पिल्फरेज हुआ है। कुछ हमारे पैकेजेस के साथ में टैम्परिंग हुई है, मतलब छेड़छाड़ हुई है, ये हमें नज़र आ रहा है। मोर ओवर हमें दिख रहा है कि आर्टिकल्स का प्लेसमेंट हुआ था एंड उसमें से कुछ आर्टिकल्स मिसिंग है। मतलब हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कुछ आर्टिकल्स यहाँ से गायब है और आर्टिकल्स पार्ट में गायब नहीं होने चाहिए, पूरा का पूरा आर्टिकल ही गायब होना चाहिए, ये ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। विच मीन्स दैट द मिसिंग आर्टिकल शुड बी यूनिट आर्टिकल्स। मूविंग अहेड, तो ये बोलता है पिल्फरेज नोटिस्ड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स बाय द इम्पोर्टर। यूजुअली क्या होता है, जो पिल्फरेज होता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर ध्यान में आ जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे गुड्स है ना वो रिमूवल के टाइम पर ध्यान में आता है कि अरे यार पिल्फरेज हुआ था। बट जब ऐसी घटना घटती है तो बाय दैट टाइम सिंपल सी बात है कि ऑर्डर पास हो चुका होगा और हमने ड्यूटी पे कर चुकी होगी। तो अगर मैंने अपनी ड्यूटी पे कर दी है और मुझे ध्यान में आ रहा है कि यार गुड्स तो है ही नहीं, पहले शायद फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर इतना ध्यान दिया नहीं होगा बट ये घटना बीच में ही कहीं घटी होगी। ऐसे केस के अंदर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं सर्वे के लिए पूछूँ टू स्टीमर एजेंट्स या फिर इंश्योरेंस सर्वेयर्स को, और वो जो रिपोर्ट इशू करेंगे उसके बेसिस पर मैं रेमिशन क्लेम करूँ। जैसे ही मैं रेमिशन क्लेम करती हूँ उसके बाद में जो मैंने ड्यूटी उन गुड्स के रिगार्ड में जो पिल्फर हो चुके हैं पे की थी वो मुझे रेमिशन फिर से मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ रिफंड। मतलब क्या होने वाला है कि मुझे रिफंड वहाँ पे मिलने वाला है फ्रॉम दी कस्टम्स ऑफिसर्स और कस्टम्स डिपार्टमेंट। क्लियर अप टिल दिस। अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमें दिख रहा है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी हो जाती है। मतलब इन शॉर्ट ये क्या बताने वाले हैं हमको, एक छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू बताने वाले हैं कि एक्चुअली सेक्शन 13 हमको कैसी कंडीशंस देता है। सेक्शन 13 हमको क्या बोलता है कि गुड्स कब पिल्फर हो जानी चाहिए,
क्लियरेंस ऑर्डर होने के बाद में बट गुड्स एक्चुअली क्लियर होने के पहले अगर पिल्फरेज हो जाता है तो ऐसे केस के अंदर ड्यूटी लगेगी। मतलब हमने ऑर्डर दे दिया बट गुड्स क्लियर नहीं हुए हैं और इस बीच में अगर पिल्फरेज हो जाता है तो ड्यूटी लग जाएगी। भाई साहब, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब जैसे ही हमने ऑर्डर आपको दे दिया, गुड्स आपके कंट्रोल में आ गए और गुड्स जैसे ही आपके कंट्रोल में आ गए तो पिल्फरेज की ड्यूटी तो आपको भरनी ही पड़ेगी। सेक्शन 13 सिर्फ पिल्फरेज की बात करता है, मतलब छोटी छोटी चोरी की बात करता है। डिस्ट्रक्शन या फिर हमारे गुड्स अगर खो जाते हैं तो उसकी मतलब खो जाते हैं नहीं, हम बोलेंगे अगर बर्बाद हो जाते हैं तो इन दैट केस उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं बनती। सेक्शन 13 अनलोडिंग के पहले अप्लाई नहीं होता। मतलब एक बार गुड्स हमारे वेसल से उतर गए उसके बाद ही सेक्शन 13 अप्लाई होगा। अगर वेसल में ही हमारे गुड्स पिल्फर हो चुके हैं तो इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। अगेन ये बोलते हैं जो रिफंड हम लोग क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, ये यहाँ पर परमिसिबल नहीं होगा क्योंकि हम सेक्शन 13 को अप्लाई कर रहे हैं इन केस ऑफ पिल्फरेज। स्पेसिफिकली पिल्फरेज के लिए अगर सेक्शन 13 है तो हम दूसरे सेक्शन के पास नहीं जाएंगे। अब सेक्शन 13 हमें ये बोलता है कि अगर कस्टम्स ऑफिसर के ये ध्यान में आ जाता है कि जब कस्टडी उसके पास थी, दैट इज़ कस्टडियन के पास थी, और उस टाइम पर कस्टम फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमने कुछ गुड्स रखे थे, तो ऐसे केस के अंदर अगर ड्यूटी सामने वाले ने पे कर दिया, यानी मैंने ड्यूटी पे कर दी है और पिल्फरेज हुआ है, तो इन दैट केस मैं रेमिशन को मना नहीं कर सकती। अगर मैं सामने से मांग लूँगी, दैट इज़ अगर मैं इम्पोर्टर हूँ, मैं कस्टम्स अथॉरिटी से बोलती हूँ कि गुड्स तो आपके कस्टडी में थे और एकदम से कैसे गायब हो गए, यहाँ पे पिल्फरेज हुआ है, सो इन दैट केस मुझे आप क्लेम रेमिट करो। तो ऐसे केस में कस्टम्स डिपार्टमेंट आपको मना नहीं कर सकता। दैट इज़ मुझे वो मना नहीं कर पाएगा कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। वहाँ पे उनको उस रिगार्ड में मुझे पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि ये उनकी गलती थी, उनकी नासमझी थी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि उन्होंने हमारे गुड्स का ध्यान नहीं रखा और इसी वजह से वो चोरी हुए। सो उन्हें वो अमाउंट हमें फिर से रिटर्न करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड सेक्शन 23 जो कि बात करता है रिगार्डिंग रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और अबैंडन्ड। सो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा फर्स्ट पोर्शन रिलेट करता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी होगी तभी कहीं जाके हमें ड्यूटी फिर से रेमिट होने वाली है ना। सो सिंपल सी बात है, हम यहाँ बात करेंगे काइंड ऑफ रिफंड की। सर सेक्शन क्या बोलता है कि सेक्शन 13 में जो भी बोला हुआ है उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते और बोलते हैं कि अगर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर को या डिप्टी कमिश्नर को ऐसे सेटिस्फाई हो जाता है कि जो हमारे इम्पोर्टेड गुड्स थे वो होम कंजम्पशन के क्लियरेंस के पहले कभी भी खो गए हो या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गए हो, तो ऐसे केस के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो होगा उन गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी थी वो हमें रेमिट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हमारे गुड्स के ऊपर ड्यूटी पे कर दी थी और हमारे ध्यान में आ गया है कि हमारे गुड्स खो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए, हमने या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को सेटिस्फाई कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ हुई थी और अभी जो हमारे गुड्स है ना वो फिर से हमारे पास नहीं आ सकते क्योंकि ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे केस के अंदर जब वो गुड्स हमारे पास आ ही नहीं सकते तो उसके ऊपर ड्यूटी भला किस बात की बनती है, राइट। सो इसीलिए असिस्टेंट कमिश्नर को जब हम ये बात सेटिस्फाई कर देंगे तो वो हमें ड्यूटी रेमिट कर देगा। अभी एनालिसिस पोर्शन में क्या बताते हैं कि सेक्शन 23 तभी प्ले में आता है जब हमारी ड्यूटी हमने एक्चुअली पे कर दी और हमारा ऑर्डर ऑफ होम कंजम्पशन बन चुका है लेकिन गुड्स हमारे क्लियर नहीं हुए हैं और ऐसे केस में हमारे समझ में आया कि गुड्स बर्बाद हो चुके हैं, तब ये सेक्शन प्ले में आएगा। लेकिन अब अज्यूम करते हैं कि मेरे गुड्स जो थे मैंने उसका ऑर्डर पास हो गया और मैंने ना वो एक्चुअली क्लियर भी हो गए और उसके बाद में वो हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर खो गए हैं, तो ऐसे केस में ये सेक्शन अप्लाई होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अभी वहाँ पर कस्टम्स अथॉरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो एक्चुअली गुड्स क्लियर हो चुके हैं, आगे जो भी होने वाला है उसके लिए मैं रहूँगी सोली रिस्पॉन्सिबल। सो इसीलिए वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि गुड्स एक्चुअली क्लियर नहीं हुए हैं। भले ही हमारा ऑर्डर बन चुका है लेकिन गुड्स एक्चुअली क्लियर नहीं हुए हैं और वो बर्बाद हो चुके हैं। अभी क्या बोलता है कि सेक्शन 13 मतलब अगर गुड्स चोरी हो जाते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 13 ही लगेगा और इम्पोर्टर को ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ सेक्शन 23 अट्रैक्ट होगा वहाँ पर इम्पोर्टर को
ड्यूटी रेमिट होगी, मतलब उसने पहले ही ऑल सारी ड्यूटी पे कर देनी चाहिए। ओके। इसके अलावा ये बोलता है कि सारे जो गुड्स हैं हमारे वो टोटली बर्बाद हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पोर्शन बचा हुआ है या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट ही गायब हुआ है, ऐसे कुछ। जैसे वहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी थी ना हमारी, वैसे छोटी सी क्वांटिटी हमारे सारे गुड्स जो थे वो टोटलिटी में बर्बाद हो जाने चाहिए। मतलब जो हमारा लॉस था वो हमेशा होना चाहिए, उसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ दिया है कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से ऐसे हो सकता है। लेट्स से जहाँ पर गुड्स रखे थे वहाँ आग लगी, गुड्स सारे के सारे बर्बाद हो गए, या फिर फ्लड आ गया और फ्लड्स में सारे गुड्स बह गए। तो ऐसे केस के अंदर हमारे जो गुड्स थे उसका टोटली लॉस हो चुका है और इसीलिए यहाँ पर ड्यूटी रेमिट होगी। ओके। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये जो लॉस है वो कहाँ पर हो सकता है, वेयर हाउस में भी हो सकता है। कस्टम्स के वेयर हाउस में मैंने अपने गुड्स रखे थे और फिर बाद में अचानक गोडाउन में ही आग लग गई, तो इसकी वजह से क्या हो गया, मेरे गुड्स बर्बाद हो गए। तो ऐसे केस में भी सेक्शन 23 अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो लॉस हुआ है ये हमको प्रूव करना पड़ेगा असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा ऐसे टाइम पर वो रेमिशन ऑर्डर पास करेगा, सो दैट जो हमारी पेमेंट हमने की थी उसको वो कैंसिल कर देगा और हमें रिफंड ग्रांट कर देगा। इजी। बढ़े आगे। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट राइट टू रिलिंक्विश द टाइटल टू द गुड्स और अबैंडनमेंट ऑफ द गुड्स। सो रिलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई गुड्स थे तो उसका पोजीशन मैंने किसी और को दे दिया या फिर उनका कंट्रोल मैंने किसी और को दे दिया, सो दैट इज़ रिलिंक्विशमेंट। सो एक्ट क्या बोलता है कि अगर मैं इम्पोर्टेड गुड्स की ओनर हूँ और क्लियरेंस ऑर्डर अभी तक बना नहीं है फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउस में डिपॉजिट के लिए, तो ऐसे केस में मेरे पास एक अधिकार होता है कि मैं जो अपने गुड्स है ना उनका टाइटल किसी और को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ या फिर अपना राइट रिलिंक्विश कर सकती हूँ। सो ऐसे केस के अंदर मुझे उन गुड्स के ऊपर ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक टांग अड़ाई। वो क्या बोलता है, अगर मैंने कोई गुनाह किया हो अंडर कस्टम्स एक्ट या एनी अदर एक्ट, सो ऐसे केस के अंदर वहाँ पर मुझे रिलिंक्विशमेंट का जो पावर है वो नहीं मिलेगा, वो मुझे अलाउ नहीं होगा। ओके, सिंपल सी बात थी ये। अब एक और चीज़ है यहाँ पर हमको ध्यान में रखने जैसी कि ये जो राइट है ये कब एक्सरसाइज कर सकती हूँ मैं, जब तक मेरा ऑर्डर नहीं बना है। जैसे ही ऑर्डर बन जाता है उसके बाद मैं ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी। ओके। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आ रहा है, जैसे हमने टाइटल में देखा कि सिर्फ रिलिंक्विशमेंट नहीं है, अबैंडनमेंट भी है। तो अबैंडन कर देना मतलब गुड्स को हम छोड़ देने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम गुड्स मंगवा तो लेते हैं लेकिन हमारे ध्यान में आ जाता है कि यार जो मैंने स्पेसिफाई किया था ना वैसा नहीं है। मैंने तो 8 GB रैम वाला फ़ोन मंगवाया था बट इस फ़ोन में तो 6 GB ही रैम है, तो मेरे स्पेसिफिकेशन को ये मीट नहीं करता, तो मैं ये गुड्स अपने पास क्यों रखूँ। ऐसे भी हो सकता है कि मैंने जो गुड्स मंगवाए वो डैमेज हो चुके थे या फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई थी, डिटोरिएट हो गए थे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट था मेरे और एक्सपोर्टर के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ब्रीच हो गया एंड एज अ रिज़ल्ट मैं नहीं चाहती कि मैं ये गुड्स अपने पास में लूँ, मतलब आई एम अनविलिंग टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सो ऐसे केस के अंदर जब गुड्स मेरे पास आने ही वाले नहीं हैं तो मैं भला उन गुड्स के ऊपर ड्यूटी क्यों पे करूँ। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या करती हूँ, उन गुड्स की डिलीवरी नहीं लेती, रादर मैं उन गुड्स को रिलिंक्विश कर दूँगी एंड फिर बाद में रिलिंक्विशमेंट करने के बाद उन्हें छोड़ दूँगी। अब सिंपल सी बात है, रिलिंक्विशमेंट कैसे करने वाली हूँ मैं और किसको करने वाली हूँ, है ना। तो रिलिंक्विशमेंट मैं करूँगी अपना जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जैसे मेरे पास में अगर बिल ऑफ लेडिंग होगा या एयरवे बिल होगा, जो भी मेरे पास चीज़ होगी, सो उसको मैं एंडोर्स कर दूँगी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को अलॉन्ग विद द इनवॉइस। मतलब जो मेरे पास इनवॉइस आई होगी रिलेटेड टू दोज गुड्स, उसके साथ मैं इन जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसको एंडोर्स कर दूँगी टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। और जैसे ही मैं ये कर देती हूँ तो मुझे ड्यूटी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जो गुड्स थे ना उनका टाइटल ही किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ कस्टम्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो भला मैं उनके ऊपर ड्यूटी क्यों पे करूँ। सो इसीलिए ऐसे केस में मैं रिलिंक्विश कर दूँगी और उन गुड्स को छोड़ दूँगी। लेकिन अगर मैंने कहीं कोई गुनाह किया है तो ऐसे केस में कस्टम्स डिपार्टमेंट बोलेगा, बेटा तूने तो गुनाह किया, अब तुझे हम भला क्यों बख्शे, राइट।
तो तुझे हम बख्शेंगे नहीं। ये जो गुड्स है उसका हम रिलिंक्विशमेंट का अधिकार तुझे नहीं देते और तुझे तो इन गुड्स के ऊपर ड्यूटी पे करनी ही होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है कि नहीं। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो बात करता है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 13 और 23। मतलब हम क्या बात करने वाले हैं, पिल्फरेज और रेमिशन के बीच के अंदर का अंतर समझने वाले हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, पिल्फरेज के केस में मीनिंग क्या होगा, चोरी हुई है। और अगर हम सेक्शन 23 की बात करते हैं तो वहाँ हमारे गुड्स या तो खो गए या तो डिस्ट्रॉय हुए। ओके, फिर बाद में ड्यूटी, तो ड्यूटी की बात बनती है। अगर गुड्स चोरी हो चुके हैं तो मैंने उनके ऊपर ड्यूटी पे ही नहीं की है। लेकिन अगर मेरे गुड्स चोरी नहीं हुए हैं तो ऐसे केस में मैंने ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी थी और ये ड्यूटी जो मैंने पे की वो फिर से मुझे रेमिट कर दी जाएगी। अब सब्सिक्वेंट रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 के केस के अंदर जब अगर मुझे गुड्स फिर से रिस्टोर मेरे पास हो जाते हैं तो ऐसे केस में मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं ड्यूटी पे करूँ। बट जब मेरे गुड्स बर्बाद हो चुके हैं तो मेरा रिस्टोरेशन कैसे पॉसिबल है, राइट। सो ऐसे केस में रिस्टोरेशन नहीं होता है। वेयरहाउस्ड गुड्स, वेयरहाउस्ड गुड्स अगर होंगे तो ऐसे केस में सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होता है, बट सेक्शन 23 अप्लाई होता है इन केस ऑफ वेयरहाउस गुड्स एज वेल। ओनर्स टू प्रूव ऑफ द पिल्फरेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ और लॉस ऑफ गुड्स, अगर मेरे गुड्स चोरी हुए हैं तो ऐसे केस के अंदर मेरे पास ये नहीं है कि मैं सामने वाले को बताऊँ कि देख यार मेरे गुड्स चोरी हो गए। लेकिन अगर मेरे गुड्स खो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए तो मुझे असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को ये प्रूव करना होगा कि मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं या फिर हो गए हैं। अब इसके बाद में आखिरी पॉइंट हमारा आता है रिलेटेड टू टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ पिल्फरेज और लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो कब होना चाहिए, सो हमने जैसे पढ़ा था सेक्शन 13 के अंदर, तो वो क्या बोलते थे, पिल्फरेज होना चाहिए था आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑर्डर हैज़ बीन मेड। लेकिन इन केस ऑफ सेक्शन 23 ऑर्डर बनने के पहले, दैट इज़ बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, गुड्स हमारे लॉस्ट हो जाने चाहिए या फिर डिस्ट्रॉयड होने चाहिए। इतना सिंपल सा पोर्शन हमारा ये रहा है। अब जब हम बढ़ेंगे आगे टूवर्ड सेक्शन 22 जो कि बात करता है अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डिटोरिएटेड गुड्स, तो अब ये सेक्शन हमें क्या बोलता है, तो ये सेक्शन हमें ये बोलता है कि अगर मेरे इम्पोर्टेड गुड्स थे वो इंडिया में आने के पहले उसके जब हमने अनलोड किया उसके पहले या अनलोडिंग के टाइम पर वो डैमेज हो गए या डिटोरिएट हो गए, या फिर अनलोडिंग के बाद बट एग्जामिनेशन के पहले जब कस्टम्स अथॉरिटीज़ उसे एग्जामाइन करते हैं गुड्स को, उसके पहले बाय एक्सीडेंट वो डैमेज हो गए या डिटोरिएट हो गए, या फिर वेयरहाउस में थे बट होम कंजम्पशन के लिए उनका क्लियरेंस जब होना था तो ऐसे केस में बाय एक्सीडेंट वो डैमेज हो गया, डिटोरिएट हो गए, तो ऐसे केस के अंदर हमें उसके ऊपर ड्यूटी पे करनी होगी। बट ये जो ड्यूटी हम लोग पे करेंगे ये एक प्रोपोर्शनेट पोर्शन पर हम लोग पे करते हैं। एक कंडीशन इसके अंदर इन्होंने ऐड की हुई है कि जो ये हमारे एक्ट्स हुए हैं, ये सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो एक्सीडेंट किसी विलफुल एक्ट की वजह से नहीं होना चाहिए, किसी की लापरवाही की वजह से नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी का डिफ़ॉल्ट होगा उस वजह से नहीं होना चाहिए। अब ये क्या किस के डिफ़ॉल्ट के बारे में बात करता है, तो ये बोलता है जो इम्पोर्टर है वो, या इम्पोर्टर का एम्प्लॉय या इम्पोर्टर का एजेंट, इसके किसी के विलफुल एक्ट या लापरवाही की वजह से या किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी के अंदर ये आ जाता है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सो बेसिकली अगर हमारे गुड्स ख़राब हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं तो ऐसे केस में हमको भरना तो है, क्योंकि यहाँ पर कैसा हो जा रहा है ना कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी, एक्सीडेंट की वजह से गुड्स ख़राब हो गए, और अगर गुड्स ख़राब हो चुके हैं तो उसके ऊपर भला सामने वाला क्यों ड्यूटी पे करेगा। तो यहाँ ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको ना एक छोटी सी छूट दे देंगे। यहाँ पे आपके जो गुड्स थे उनका ओरिजिनल वैल्यू कुछ रहा होगा एक्स अमाउंट, लेकिन अभी जब वो डैमेज हो गए तो उनकी एक वाई अमाउंट आ गई होंगी, तो जो भी उनका अमाउंट होगा दैट इज़ ऑन डैमेज, जो डैमेज हो चुके हैं और बिफोर डैमेज, इनके प्रोपोर्शन के ऊपर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट विल बी द फॉर्मूला for charging the duty. So as you move ahead you can see here in the bold portion, amount of duty chargeable after abatement will be equal to duty on goods before damage or deterioration multiplied by value of damaged or deteriorated goods whole divided by value of goods before damage divided by or deterioration.
सिंपल, मतलब हमने क्या किया, जो हमारे डैमेज गुड्स थे उनका प्रोपोर्शन लिया जो बिफोर डैमेज गुड्स थे उनके वैल्यू के साथ में, और ड्यूटी जो थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब टोटल जितनी ड्यूटी आनी थी वो ले लिया, उसके बाद में जितने हमारे गुड्स की वैल्यू थी बिफोर डैमेज वो ले लिया, और साथ ही हमने क्या ले लिया, हमारे जो डैमेज गुड्स की वैल्यू थी वो ले ली। इसका मतलब एक तरह से जो हमारे डैमेज गुड्स थे उसके ऊपर जो हम ड्यूटी पे कर रहे हैं उसके अंदर हमें यहाँ पे छोटी सी एक छूट मिल गई थी। सिंपल। बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर इलस्ट्रेशन 4। इसके अंदर हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलते हैं। इलस्ट्रेशन 4 हमें ये बोलता है दैट इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज ₹10,000 एंड आफ्टर द डैमेज द वैल्यू इज ₹2,000 then the duty payable on 10,000 should be appropriately reduced to 20% proportion of 2,000 to 10,000। सिंपल है, जितना हमारा डैमेज के बाद का वैल्यू था डिवाइडेड बाय डैमेज के पहले वाला वैल्यू, तो ये हो जाता है 2,000 बाई 10,000, 20%। सिंपल। तो जो ड्यूटी रहेगी 10,000 के ऊपर जो भी ड्यूटी आएगी उसका हम 20% ले लेंगे एंड दैट विल बी द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल। ईजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं यार, वैल्यू लेना है डैमेज गुड्स का या डिटोरिएटेड गुड्स का, बट ये वैल्यू आएगा कहाँ से, क्योंकि गुड्स तो डैमेज्ड है। तो ये क्या बोलते हैं कि हमारा ना जो ऑफिसर होगा वो बता देगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, वो असरटेन करेगा, या फिर प्रॉपर ऑफिसर पब्लिक ऑक्शन या टेंडर के थ्रू ये गुड्स सेल कर देगा, और अगर इम्पोर्टर अग्री करता है तो कोई और अदर मैनर में वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, एंड जो हमारी ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स थी तो उसको हम मान लेंगे कि ये हमारे गुड्स की वैल्यू थी। सिंपल। बढ़ता है टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन 5। Peerless scraps imported during August by sea, a consignment of metal scrap weighing 6,000 metric tons from USA. They filed a bill of entry for home consumption. The Assistant Commissioner passed an order for clearance of goods and applicable duty was paid by them. Peerless scraps thereafter found on delivery from the Post Trust authorities, that is before the clearance for home consumption, that only 5,500 metric ton of scrap were available at the docks, although they had paid duty for the entire 6,000 metric tons. Since there was no short landing of cargo, the short delivery of 500 metric tons was also substantiated by the Port Trust authorities, who gave a vehement certificate to Peerless Scraps. On filing a representation to the Customs Department, Peerless Scraps has been directed in writing to justify as to which provision of the Customs Act 1962 governs their claim for remission of duty on the 500 metric tons not delivered by the Port Trust. You are approached by Peerless Scraps as counsel for an opinion or advice. Examine the issues and tender your opinion as per law given reasons. ना हमारे केस में क्या हुआ, हमने इंपोर्ट करवाया था 6,000 मेट्रिक टन्स और हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर भी पास कर दिया और हमारे पास एक्चुअली डॉक्स के अंदर कितना अवेलेबल था 5,500, और हमने ड्यूटी पे की 6,000 के ऊपर। 500 मेट्रिक टन कहीं खो गया, तो अभी ये लॉस वाला केस है, तो पिल्फरेज वाला सेक्शन 13 अप्लाई होगा क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। यहाँ अप्लाई होगा हमारा सेक्शन 23 जो बात करता है फॉर लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। तो अगर हमारे गुड्स हमारे खो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेटिस्फाई करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को या डिप्टी कमिश्नर को कि हमारे गुड्स खो चुके हैं एंड ये गुड्स खोए थे बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जो कि हमारे केस में सिंपली नज़र आ रहा है, क्वेश्चन में ही इन्होंने दिया हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि जो शॉर्ट डिलीवरी थी 500 टन की, ये पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज़ भी मानते हैं, राइट, और उन्होंने वेमेंट सर्टिफिकेट भी दिया है हमको। So as a result of which it means that assistant commissioner or deputy commissioner is already satisfied with this fact. So हम लोग section 23 यहाँ पर इन्वोक करेंगे एंड हम लोग हमारा जो 500 मेट्रिक टन से रिलेटेड हमने ड्यूटी एक्सेस पे कर दी है उसको रेमिट करने की रिक्वेस्ट करने वाले हैं। सो आंसर में भी यही लिखा है, लेट्स रीड इट। सो ये क्या बोलते हैं, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 वेर इट इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर दैट एनी इम्पोर्टेड गुड्स हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड otherwise than as a result of pilferage at any time before clearance for home consumption, the assistant or deputy commissioner shall remit the duty on such goods. Therefore, duty shall be remitted only if loss has occurred before clearance for home consumption.
In the given case, it is apparent from the facts that quantity of scrap received in India was 6,000 metric tons and 500 metric tons thereof was lost when it was in the custody of port authorities, that is, before clearance for home consumption was made. Also, the loss of 500 metric ton of scrap cannot be construed to be pilferage, as loss of such a huge quantity cannot be treated as petty theft. Hence, peerless scraps may take shelter under section 23, justifying his claim for remission ऑफ ड्यूटी. सिंपल. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन 24, टाइटलिंग, डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स. सो इसका बैकग्राउंड हम ऐसे ले सकते थे कि हमारे जो इम्पोर्टेड गुड्स है वो एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और हमारी जो ड्यूटी थी वो यूटिलाइजेशन के पर्पज़ के ऊपर बेस्ड थी. सो ऐसे केस में जो पर्पस ड्यूटीएबल था उसके ऊपर ही सिर्फ ड्यूटी लगती थी और जो ड्यूटीएबल नहीं था उस पर ड्यूटी हम लोग नहीं लगाते थे. सो ऐसे केस के अंदर जो इम्पोर्टेड गुड्स थे उनके केस में गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होने लग गया था. सो सेक्शन 24 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार आया कि वो रूल्स बना सकती थी कि वो इम्पोर्टेड गुड्स को डीनेचर या म्यूटिलेट कर दे. सो ऐसे केस के अंदर जो गुड्स एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे तो वहाँ पर हम डीनेचरिंग प्रोसेस अप्लाई करके गुड्स को सिर्फ एक पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाए ऐसे उसको हम बना देते थे एंड अकॉर्डिंगली ड्यूटी हम उसके ऊपर लेवी कर देते हैं. सो यही बताया गया है सेक्शन 24 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो इम्पोर्टेड गुड्स को डीनेचर या म्यूटिलेट कर दे और स्पेसिफाई कर पाए कि सिर्फ गुड्स हमारे एक पर्पज़ के लिए ही यूज़ हो पाए. दैट इज़ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ गुड्स आर मेड अनफिट फॉर अदर पर्पसेस. यहाँ हमको एक एग्जाम्पल दिया है इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड. तो इथाइल अल्कोहल जो डीनेचर नहीं है उसका कस्टम रेट हायर है और वो यूज़ किया जा सकता है बोथ ह्यूमन कंजम्पशन एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए. लेकिन डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और उसके ऊपर लोअर रेट ऑफ ड्यूटी है. तो ऐसे अज्यूम करते हैं कि हम जो है अनडीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल इम्पोर्ट करते हैं लेकिन हमको जो यूज़ करना है दैट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्री. सो ऐसे केस के अंदर मैं एज ए इम्पोर्टर रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इथाइल अल्कोहल को आप डीनेचर कर दो सो दैट ये रूल्स अप्लाई हो जाए और मुझे लोअर रेट ऑफ ड्यूटी पे करनी पड़े. सिंपल. बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 25, दैट इज एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी. तो ये अधिकार किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है और इसी को हम दूसरा नाम देते हैं, दैट इज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसीलिए क्योंकि ये जो पावर है वो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है और पार्लियामेंट इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली चेक रखता है. सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशन, द फर्स्ट वन बीइंग जनरल एग्जेम्पशन एंड द सेकंड वन बीइंग स्पेशल एग्जेम्पशन. तो जनरल एग्जेम्पशन में क्या होता है? तो जनरल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट इशू कर देगी कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये सही है इसलिए हम इस पर्टिकुलर गुड को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं एब्सोल्युटली या फिर कुछ कंडीशंस लगाकर. जब हम किसी गुड्स को कंडीशन लगाकर एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो ऐसे केस के अंदर जो हमारा एग्जेम्पशन रहेगा वो वैलिड रहेगा अप टू 31 मार्च आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ग्रांट, जो यहाँ मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है. सिमिलरली जब हम बात करते हैं स्पेशल एग्जेम्पशन की तो यहाँ पर स्पेशल एग्जेम्पशन के केस के अंदर कुछ एक्सेप्शनल नेचर का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नज़र आता है एंड उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्पशन देना अच्छा रहेगा सो ऐसे केस में वो पब्लिक एग्जेम्पशन स्पेशल एग्जेम्पशन ग्रांट कर देते हैं. जो ड्यूटी रहेगी उसके बारे में इन्होंने बताया है कि ड्यूटी कलेक्ट नहीं होगी अगर वो 100 रुपये से कम है. तो किसी ऑल्टरनेटिव मेथड से भी हम ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं बट एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी लेविएबल होगी नॉर्मल मेथड के अंदर उससे कम नहीं होनी चाहिए जो हमने अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू ड्यूटी लगाई हुई है. अब ये बोलता है कि एग्जेम्पशन किस रैशनल के ऊपर ये ग्रांट करेंगे. सो सिंपल सी बात है कि हम कहीं कहीं देखेंगे कि मॉरल ग्राउंड्स है क्या. अगर मॉरल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे केस में हम एग्जेम्पशन दे देंगे. कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर ड्यूटी लगानी ही नहीं चाहिए, जैसे गुड्स हमारे इंडियन ज़मीन पर आते ही नहीं है या फिर इंडिया में आते हैं बट कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं है या फिर टोटली ही डैमेज हो गए जब वो रास्ते में थे. तो ऐसे केस में उनको ड्यूटी लगाना गलत हो जाता है. तो दैट्स वाई हम उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाते. अदर दैन दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इकोनॉमी को कंट्रोल में लाने के लिए भी एग्जेम्पशन कई बार दिए जाते हैं. इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी प्रोविजन. तो अभी आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि दैट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस को इंटरप्रेट कैसे करना है. कंसिका ट्रेडिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसिडर किया है दैट
पावर टू एग्जाम के अंदर पावर टू मॉडिफाई और पावर टू विदड्रॉ भी आएगा, जैसा दिया गया है सेक्शन 21 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के अंदर। ये बोलते हैं कि अगर टाइम बाउंड कोई एग्जामिशन नोटिफिकेशन इशू होता है अंडर सेक्शन 5A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट या फिर सेक्शन 25 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो। और प्रॉमिसरी इस्टोपल का डॉक्ट्राइन इन्वोक नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन को हम ये नहीं बोल सकते कि वो रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है या प्रॉमिस है पार्टी को कि उसका बेनिफिट मिल जाएगा। हमारा अगला केस था पंकज जैन एजेंसीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1994। तो यहाँ पर ये बोलते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन होता है वो ऑफिशियल गैजेट में जब पब्लिश हो जाएगा वहाँ से इफेक्ट लेगा। तो इस केस के अंदर ITC लिमिटेड वर्सेस CCE 1996 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसिडर किया कि अगर कोई गैजेट में के अंदर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जिस दिन वो इशू हुआ, और ये सम हाउ रेडियो अनाउंसमेंट्स के थ्रू या प्रेस रिलीजेस के थ्रू उसी डे के ऊपर लोगों को पता चल गया, तो ऐसे केस में जो हमारी नॉन अवेलेबिलिटी थी ऑन द डेट ऑफ इशू वो इफेक्ट नहीं होगी, लोगों तक वो नोटिफिकेशन पहुंच चुका है सम और द अदर वे, सो दैट नोटिफिकेशन विल बी वैलिड। फिर ऑनेस्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस के अंदर उन्होंने बोला है दैट एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं किया जा सकता और जो हमारी ड्यूटी है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ में हम लोग डिमांड नहीं कर सकते। दिस वाज अ हाई कोर्ट डिसीजन। अब हम आगे देखते हैं रिगार्डिंग इफेक्टिव डेट। तो सेक्शन 25 ये बोलता है कि हमारी जो ऑफिशियल गज़ट में पब्लिकेशन की डेट थी दैट विल बी द इफेक्टिव डेट फॉर नोटिफिकेशन। ये केस हमें कुछ बातों को हमको जनरल एग्जाम्पशन के टाइम पर ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में डेट ऑफ इफेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इन दैट केस नोटिफिकेशन उस दिन से लागू हो जाएगा जिस दिन वो इशू हुआ था ऑफिशियल गज़ट में। इसके अलावा अगर एग्जाम्पशन स्पेशल ऑर्डर के थ्रू आता है तो ऊपर का रूल अप्लाई नहीं होगा, वहाँ जो डेट दी होगी वो अप्लाई हो जाएगी। जो स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं वो हर केस के लिए सेपरेट होते हैं और बेनिफिशियरी को डायरेक्टली हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कम्युनिकेट कर देती है। तो जिस दिन वो ऑर्डर इशू हुआ वहाँ से बेनिफिशियरी अपना रिफंड क्लेम कर सकता है। सबसेक्शन 2A ये बोलता है कि गवर्नमेंट के पास में यह अधिकार है कि वो जो अपना नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया है उसके रिगार्ड में 1 साल के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशंस ला सकती है और क्लैरिफिकेशंस का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 25A दैट टॉक्स अबाउट एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स यूज्ड फॉर इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। तो जब कभी भी हमारे गुड्स हमने इंपोर्ट किए फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमारे इन गुड्स के ऊपर अगर एग्जम्पशन दिया जाए तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बहुत हितकारी होगा, तो ऐसे केस में वो उन गुड्स को पार्टली या फिर होली एग्जम्प्ट कर सकती है, बट इनको कुछ कंडीशंस के साथ में कंप्लाई करना होगा। जो हमने गुड्स इंपोर्ट करवाए थे वो हमको री एक्सपोर्ट करवाने हैं 1 साल के अंदर अंदर, जब भी क्लियरेंस उसका मिला होगा वहाँ से 1 साल हम लोग कंसिडर करेंगे। जो हमने गुड्स इंपोर्ट करवाए थे वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए और जो भी कंडीशन नोटिफिकेशन के अंदर दी होगी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्दर सेक्शन 25B बात करता है कि री इम्पोर्टेड गुड्स जो हमने आउटवर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिए थे और उसके केस के अंदर जो कस्टम्स ड्यूटी भरनी पड़ती है तो उसके अंदर हमको एग्जम्पशन किस तरह मिलता है। तो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो चाहे तो जब उनको पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है तो नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ गुड्स को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। जो हमने री इम्पोर्ट करवाए हैं वो फिर से हमको री एक्सपोर्ट करने हैं, जो गुड्स हमने बाहर भेजे थे उनको फिर से हमको रीइम्पोर्ट करवाना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एंड जो एक्सपोर्टेड गुड्स है वो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, और जो भी अदर दैन दिस कंडीशंस है नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई वो सारी हमको कंप्लाई करनी होती है। इसके आगे इन्होंने हमें कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस दिए हुए हैं एग्जम्पशन के स्कोप्स को लेकर, जो जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पर भी दिया हुआ है इन्होंने, एंड उसको कैसे इंटरप्रेट करना है ये भी दिया हुआ है एज़ पर द केस। सो ये एक बार सिर्फ गो थ्रू करना है हमको, लाइक इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, जस्ट कीप योर मॉड्यूल एंड इट विल हार्डली टेक 5 minutes to go through this or read this. So just go through this once if you want, and if you want you can even skip this because in my opinion ये इतना कुछ important नहीं बनता। जो इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ थी रिलेटेड टू केसेस वो यहाँ पर हमको ऊपर ऑलरेडी इन्होंने दे रखी थी। सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर अभी सिर्फ टेस्ट योर नॉलेज बचता है, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर द टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन। कीप वॉचिंग वीडियोज़, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू।